चर्चा सत्र खेती पर, आहार पर। तो आज हमारा जैविक खेती पर चर्चा सत्र है और मुख्य वक्ता हमारे दीपक राघव जी है और हमारे युगार मंच से डॉक्टर भीकम चौहान जी और सिंगोरिया भैया जी ने इनको उन्होंने आमंत्रित किया है। तो अभी डॉक्टर भीकम चौहान जी सफर में हैं करके मैं आदरणीय सिंगोरिया भैया से निवेदन करती हूँ उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करें। आदरणीय सिंगोरिया भैया परिचय के साथ। सिंगोरिया भैया आवाज आ रही है? जी हाँ। सदन को सादर नमन। जैसा कि आज के द्वितीय सत्र में हमारे आदरणीय श्री दीपक राघव जी मुख्य वक्ता है, वो पूर्व में भी राघव जी हमारे सदन में उपस्थित रह चुके हैं। तो मैं आज पुनः जंगल मैन ऑफ भारत एवं सोशल ग्रीन एक्टिविस्ट श्री राघव जी को पुनः सदन में वक्तव्य हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री दीपक राघव जी, आपका सादर स्वागत, वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभी टीम के सभी महानुभावों को मेरा नमन, वंदन, दंडवत प्रणाम। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दोबारा से मौका मिला। आदरणीय भगवान जी, आदरणीय जो हमारी माता शक्ति दीदी जी, आदरणीय हमारे भाई साहब जी, सभी को बारंबार प्रणाम, नमस्कार। और जैसा कि हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री जी ने बताया था कि जो हमारा विषय रहेगा आर्थिक और औषधीय पौधों का वृक्षारोपण, जैव विविधता का संरक्षण पर मार्गदर्शन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सुंदर विषय है। तो मुझे लगता है किसी को अगर डायरी पेन लेना तो डायरी पेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो विषय है बहुत अच्छा विषय रहने वाला है और आपको आनंद होने वाला है, आने वाला है। जी लिख रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो भारतवर्ष में एक औषधि है जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी, जहाँ पे भी गन्ना होता है तो वहाँ पे ऑटोमेशन पे होता है। उसको कोई उगाने की जरूरत नहीं है, बीज संरक्षण की जरूरत नहीं है, संवर्धन की जरूरत नहीं है। और उस जड़ी बूटी का नाम है अकरकरा। और अकरकरा हमारे आदरणीय जो परम पूज्य भाई जी हैं भगवान जी, उनको पता होगा कि उसका क्या उपयोग है अकरकरा का। और ये इतनी बड़ी बेहद मात्रा में होता है, लेकिन किसान क्या समझता है कि ये खरपतवार हो गया और वो हर साल उसको जलाता है। और ऐसा देखते हुए 30 साल तो मुझे हो गई कि व्यक्ति धान की खेती करता है और फिर उसके बाद धान की खेती करने के बाद जो अकरकरा जो कि इसको फ्री में मिल रहा है उसको वो जला देता है। और ये अभी तक मैं 4-5 राज्यों में देख चुका हूँ। जब मैं कहता हूँ ये तो औषधि है, कह रहे तो हमें पता ही नहीं था। तो हो क्या रहा है भारतवर्ष में, जड़ी बूटियों की जानकारी ना होने के कारण, उनकी पहचान ना होने के कारण हम उनका नाश भी कर रहे हैं, विनाश भी कर रहे हैं और उसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। और उसमें एक महानुभाव है जो कि इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आदरणीय धीरेन्द्र भाई जी। तो कल भी वो वाराणसी में मतलब अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे भी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है गंगा मित्र के नाम से, उनके साथ मिलके तो उन्होंने अपना जीवन में क्या कर रखा है कि जितनी भी औषधियां हैं जिनको लोगों को पहचान नहीं है और जो मुफ्त में हमारे को मिल रही है। अगर अभी हम देखेंगे तो जो एमपी का रोड है, जो जंगल की तो बात ही अलग है, लेकिन अगर रोड की बात करें तो वहां पे अनेक अनेक औषधियां मिल जाएगी।
और मैं तो एमपी की बात नहीं करता हूँ, मेरा जो गांव पड़ता है, जिला बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है। अलीगढ़ और बुलंदशहर के बीच में मेरा गांव है, और उस गांव की तरफ जाते हैं तो हमने एक महान बाबू जी को बुलाया था। उनको भी जल्द हम आदरणीय हमारे वीकम भैया जी इनसे मिल चुके हैं, आदरणीय विनोद जी। तो उन्होंने कहा कि आपका पूरा गांव, जहां से हम स्टार्ट गए 8 किलोमीटर तक, पूरा जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। पूरा जितना भी रोड है गांव तक जाने के लिए, पूरा जड़ी बूटियों से भरा पड़ा है। ये लाखों करोड़ों रुपए की, मतलब कहते हैं कि मतलब ये सोना चांदी से भरा पड़ा है। अगर यहाँ मुझे सौभाग्य मिल जाए काम करने का, तो यहाँ से मैं मतलब बहुत सारे लोगों को ठीक भी कर दूं, और करोड़ों रुपए का बिजनेस भी हो जाएगा, और आपके गांव में जितना भी रोजगार है उन लोगों को रोजगार भी दे सकता हूँ। और जो पलायन की समस्या हो गई है आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में, एक समस्या है जिससे कि सर रहे, हम भी जूझ रहे, वो है पलायन। और ये जो जड़ी आज का जो सेशन है, इस की अगर हमारे को समझ हो जाए, हम इसको समझ ले, तो पूरे गांव में जो पलायन हो रहा है वो रुक जाएगा। और जो हर्बल फार्मिंग जो एक ऐसी है कि जो अभी एक चिकित्सा का कार्यक्रम हुआ था छत्तीसगढ़ में, हम सब ये एक प्रण ले ले कि हम सब लोग एक वर्कशॉप रखेंगे हर गांव में। भारत में 6.5 लाख गांव है, उसका एक मॉडल जड़ी बूटियों का सब इंफॉर्मेशन भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, जानकारी भी देंगे, उस फायदे भी बताएंगे, और उसे खरीदेंगे भी कि भाई आप संरक्षण कीजिए पहले इसके बीज का। संरक्षण होने के बाद जितनी भी ज्यादा चीज हो रही है, आप इसको काट के सुखा हमारे को दीजिए, हम आपको इस रेट में लेंगे। तो गांव में जो भी बुजुर्ग हैं, अभी तो गांव पूरे खाली हो गए, घोस्ट विलेज बन गए, जिसको भूतिया गांव बोलते हैं, क्योंकि जमाने की बच्चा था नहीं, सभी बुजुर्ग रह गए। तो उनके पास कुछ काम नहीं रहता, उनको स्ट्रेस हो रहा है, बीमारी हो रही है, अवसाद हो रहा है बुजुर्ग लोगों को। तो क्या होगा, उनको काम भी मिलेगा, और उनको मन भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और हम हर गांव को एक, जैसे होता है कि सुगंध की नगरी ना कह के हर्बल नगरी बना सकते हैं, हर गांव को हर्बल गांव बना सकते हैं। मुझे लगता है हम सबको मिलके हर्बल गांव का एक मिशन चलाना चाहिए, और उस मिशन का उद्देश्य होगा कि हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ग्रुप, हमारा संगठन गांव गांव में जाए, और वहां पे जो भी जड़ी बूटियां हैं उनकी जानकारी ले, और गांव में एक प्रधान के साथ, सरपंच के साथ मिलकर संगोष्ठी करे कि भैया आपके गांव में ये है, और जितने बुजुर्ग लोग हैं हम उनको रोजगार देना चाहते हैं, उनको करना कुछ नहीं है, इसका बीज बनाना है, ये इसको सुखाना है, सुखा के हम कुछ एक मिक्सी या कुछ प्रोवाइड कराएंगे सुखाने के लिए, सूख तो जाएगा, या पीसने के लिए, तो उसका पाउडर हमारे को बना बनाया मिल सकता है। और अगर हमें सस्ते दामों पे आयुर्वेदिक औषधियां प्राप्त होगी, तो हम यहाँ पूरा मेडिकल जो माफिया है, जो करोड़ करोड़ रुपए, लाखों लाखों रुपए ले लेता है छोटी छोटी समस्याओं के लिए, उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और फ्री की हमें चीज मिली है, उससे क्या होगा, संरक्षण संवर्धन होगा गांव के। अगर बुजुर्ग लोगों को रोजगार मिलेगा, और उनको ये पता पड़ेगा कि हम गांव में घर बैठे 10,000 रुपये कमा रहे हैं या 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो गांव के जो बच्चे 8-8 हजार, 9-9 हजार रुपए के लिए गांव से पलायन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि एक तो जो बेटे और बाप का रिश्ता टूट गया, क्योंकि शहर जाते ही जो बहू की जरूरत होती थी, बहू और ससुर का, सास का रिश्ता टूट गया, फैमिली सेपरेशन हो गया। और हमने एक महानुभाव है, अभी एक बहुत अच्छी गोष्ठी हुई थी रायपुर में, करीबन करीबन 50 लोगों की। एक व्यक्ति है देवेंद्र बलारा, जो कि जनता सरकार मोर्चा के नाम से एक संगठन चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन की गोष्ठी है, आप आइए, पूरे भारतवर्ष में जो भी समस्याएं हो रही हैं उस पर चर्चा करते हैं कि वो क्या, क्यों समस्या हो रही है, उसका मूल कारण क्या है। क्या उसका मूल कारण पैसा है, रुपया है, धन है, नोट है, या उसका मूल कारण करप्शन है, या उसका मूल कारण पॉलिटिक्स है, या मूल कारण उसके फैमिली है, टीवी है, फोन है, या मूल कारण कुछ और है। तो हमने 3 दिन की संगोष्ठी में ये सीखा, इतना डिस्कशन करके, कि जो भारत में अभी भी जितनी भी समस्याएं हो रही है, जो कि फैमिली को ब्रेकेज, ये वो सब कुछ, मानसिक अवसाद, लड़ाई झगड़े, रेप, तोड़ फोड़, मारपीट, जो भी नेगेटिविटी हम देख रहे हैं, उसका कारण है पलायन, 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 पलायन। और ये 3 दिन का हमारा निष्कर्ष है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ये समाधान है, आदरणीय भगवान जी भाई साहब के पास समाधान है,
आदरणीय जो भी आयुर्वेद से जुड़े हुए वो जो हमारे महान बाबा हैं, उनके पास ये समाधान है कि गांव में जो भी जड़ी बूटियां हैं जिनको हर साल आग लगाई जाती है और फिर वो दोबारा उग के आ जाती है, और ऐसी जो दिव्य दिव्य जड़ी बूटियां जो कि उनके मेड़ पे, यानी कि खेत की बाउंड्री पे, उनके जंगल में, गोचर भूमि पे, या रोड पे चलते चलते जहाँ पे जड़ी बूटियां उग रही है, उन सभी जड़ी बूटियों को उनके बारे में जानकारी दें, हर्बल विलेज की स्थापना करें और वहीं के लोकल लोगों को रोजगार दें और उनसे बाय बैक करें बहुत सस्ते सस्ते दामों में। कोई आपको जरूरत नहीं है कि आप बड़े बड़े हर्बल कंपनियों पे जाओ, उनका ठप्पा मार के सामान लो, कोई जरूरत नहीं है। ब्रांड बनाने की गारंटी हमारी। किसी को यूं लगता है कि नहीं तो ब्रांड के बिना काम नहीं चलेगा, ब्रांड बनाने की गारंटी हमारी किसी भी चीज को। उसके लिए हमारे पास पूरी टीम है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की टीम है। गौ भक्त संजय जी है बल से, हरियाणा से, ऐसे ऐसे सुंदर दिव्य मतलब आत्माएं हैं जो जिनसे कि हम ब्रांडिंग करा सकते हैं, जिससे फायदा हो सकता है। तो ब्रांड की कोई आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि व्यक्ति को रिजल्ट मिलना चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक भी वो जड़ी बूटियां शुद्ध बची हुई है, क्योंकि वहां तक केमिकल पहुंचा ही नहीं, क्योंकि रोड पे कौन केमिकल मारने जाएगा। तो एक ऐसा प्रयास हो सकता है। ये तो मैंने सिर्फ एक जड़ी बूटी के बारे में बताया कर करा, इसके अलावा मुझे लगता है 100 से अधिक जड़ी बूटियां सफर कर रही है। हमें आवश्यकता है कि हम जैसे कि जड़ी बूटी लगाए ना, बल्कि जो हमारे भारतवर्ष में जो हमारे साधु संतों ने, सन्यासियों ने जो जो बीज फेंक के रोड के पास या किसी भी तरीके से उनकी प्लानिंग थी उनको बचा दिया, हम उसी को प्रिजर्व कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि पहले खेती करना, और खेती में क्या है कि जब वो खेती करेगा तो वो बड़े लेवल पे हो जाएगा और उसको मार्केट का प्राइस नहीं मिलेगा, तो फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अभी जो हमारे पास जो जंगलों में, हमारे पास जो रोडों पे, जो हमारे पास झोड़ों में, जो हमारे पास नदी पे, नाले पे, बंबा पे, जिसको भी बोलते हैं, उसके पास जो बस्ती लगी हुई है, गांव के बुजुर्गों को रोजगार देके एक अच्छा प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि गांव में रहने वाले बुजुर्गों का अवसाद कम होगा, फैमिली दोबारा जुड़ेगी, और जब उनको पता रहेगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है तो उनके बच्चे भी वापस आएंगे, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आएगी। और अगर हम सब एक दिन इस पे बहुत गहरी चर्चा करें, या अपने जीवन में आप एक सप्ताह के लिए एक रूम में बंद होके बैठ जाए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या ये समस्या आदमी के द्वारा क्रिएट की गई है? नहीं, इसके लिए अरबों रुपए की फंडिंग हुई है। इसके लिए अरबों रुपए की फंडिंग हुई है कि कैसे फैमिली को तोड़ा जाए, क्योंकि फैमिली को टूटने से जीडीपी बढ़ती है। किसी भी की कंट्री की जीडीपी फैमिली को टूटने से बढ़ती है, क्योंकि जितना सेपरेशन होगा उतना ही जीडीपी बढ़ेगी। और हर देश इसी होड़ में लगा हुआ है कि मेरी जीडीपी आगे बढ़े, मेरी जीडीपी आगे बढ़े, मेरी जीडीपी आगे बढ़े, क्योंकि रिश्ते जब तक टूटेंगे नहीं तब तक दोनों अलग नहीं होंगे। दो चूल्हे नहीं खरीदे जाएंगे, दो फ्रिज नहीं खरीदे जाएंगे, दो कूलर नहीं खरीदे जाएंगे, तो ब्लैक रॉक का काम कैसे चलेगा? कैसे भारत की जीडीपी चलेगी? और 24 घंटे एक ही होड़ है कि भाई जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, बिना बात के कुछ भी कुछ खरीदो। सोशल मीडिया, ये वो सब कुछ, पूरा सिस्टम जो है, पूरा इको सिस्टम जो बना हुआ है गवर्नमेंट का, वो क्या कर रहा है? सेपरेशन सेपरेशन सेपरेशन। और बहुत सारे तो धर्म भी ये काम कर रहे हैं कि वो सेपरेशन का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और कुछ तोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो जो तोड़ने का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो जीडीपी बढ़ा रहा है, और जीडीपी बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पलायन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इतने सारे, पूरा बॉलीवुड, पूरा हॉलीवुड, पूरे गांव लोगों के कलाकार, उनको पता भी नहीं रहता कि वो जो भी चीज बोल रहे हैं उससे सोसाइटी में कितना सेपरेशन आ रहा है। सास बहू के नाटक बना दिए हर हर महिला के अंदर। 2025 में ये डाल दिया, शादी तो होगी, वो उसकी सब्सिडी बने, महिला महिला को दुश्मन बना दिया, भाई भाई को दुश्मन बना दिया, तोड़ दिया। शादी होने के बाद चूल्हा अलग होना है। अब चूल्हा अलग होने से फैमिली तो टूटी, उनका तो नुकसान हुआ, लेकिन जीडीपी बढ़ गई। जीडीपी क्या बढ़ गई? सब चीजें वो अलग से खरीदेगा। कभी उसको इमरजेंसी हो गई तो फिर वो घर वालों की हेल्प ना लेके बाहर वालों की हेल्प लेगा। पहले लोग बाग घर में खाना बनाते थे, शादी अपने आप घर में ही कर देते, महिला मिलके कर देती थी। आज क्या है, फैमिली तोड़ दी, कोई किसी को खाना बनाने नहीं आता, कोई किसी की पूड़ी बेलने नहीं आता, कोई किसी का खेती में साथ सहयोग करने के लिए नहीं आता। सब टूट गए, सब अलग अलग ट्रैक्टर खरीद रहे। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक गांव से भी, अगर अगर पहले तो मैं ट्रैक्टर को प्रमोट नहीं करता, उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूर आजकल हमारे गांव में क्या हो गया है, हमारे गांव में मान लो 300 घर होंगे, तो उसमें से 50 लोगों के ऊपर ट्रैक्टर आ गए, क्योंकि सबको इतना ईगो हो गया, ईगो क्लैश हो रहा है।
और ईगो क्लैश कौन कर रहा है? मार्केटिंग में बैठने वाले लोग कर रहे हैं। अरे वो नहीं देगा तो मैं ट्रैक्टर खरीद, और ट्रैक्टर की वजह से क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। वो उसकी किस्त ही नहीं दे पा रहे, कहाँ से देंगे किस्त? पैसा कहाँ से आएगा? पहले तो उनको समझ में नहीं आया, और जो जो उसमें ट्रैक्टर ले लिया तो अब क्या फांसों की सूली पर चढ़ गए, क्योंकि किस्त दे ही नहीं सकते वो उसकी। और किस्त क्यों नहीं दे सकते? जब आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ने जब पढ़ेंगे, जब बैंकों का मायाजाल या रुपए के मूल्यांकन, जब इस तरह की पुस्तक पढ़ेंगे, जब आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने किस्त पे कुछ चीज लिया है वो उसको दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये सब चीजें पता नहीं होती, और ईगो की लड़ाई में लोग बाग, चाहे छोटे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हायर क्लास हो, वो कहीं ना कहीं ईगो में क्लास, ईगो जहाँ पे ईगो में उसने कोई डिसीजन लिया तो उसको सुसाइड करना निश्चित है। तो मेरा निवेदन यही था सभी से कि हम उधर ना जाते हुए सिर्फ अपने मुद्दे पे आए कि हम हर्बल फार्मिंग को प्रमोट करने से पहले जो हमारे पास प्रिजर्व, जो हमारे जंगलों में, हमारे खेतों में बचा हुआ, हम इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं। अकरकरा हमने बहुत बड़ी मात्रा में देखा, इसीलिए अकरकरा हमने लिया, नहीं तो दुनिया भर की बेलें हैं, और दुनिया भर की औषधियाँ हैं, खस है, लेमन ग्रास है, और भी अन्य अन्य तरह की जड़ी बूटियां हैं जो हमारे मतलब हर किसी गांव में मिल जाती है। और इनको प्रिजर्व करके अगर ऐसा इसकी क्लस्टरिंग की जाए गांव में जो कुल भारतवर्ष के 6.5 लाख गांव है, और मुझे तो लगता है कि एमपी के जो गांव हैं पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें तो अभी भी बहुत समृद्ध है। वहाँ पे अभी भी आपको देसी बीज मिल जाएंगे, वो अपना जो ट्रैवल बेल्ट है, अभी भी दुनिया भर की औषधियाँ में हमारे को मिल जाएगी, और इनकी खेती की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि उनको हम ये बता दें कि भैया ये हमने प्रचार कर दिया, आपके यहाँ हम चिकित्सा कैंप लगाएंगे, आपकी औषधियों से ठीक करेंगे, आप हमें औषधि दे दीजिए, इस रेट पे हम आपसे औषधि लेंगे, लो लाओ जी औषधि ले ली। और फिर जितना भी संगठन है उनको बोलो कि भैया हमें इस तरह का काम करना है, आओ हमारे साथ जुड़ो, आओ गांव को आत्मनिर्भर बनाते हैं हर्बल मेडिसिन के द्वारा। हर्बल जो हर्बल या मेडिसिनल, जो भी नाम शुद्ध लगे, हमारे साथ में बहुत ही परम परमात्मा जुड़ी हुई है, वो एक बहुत सुंदर सा नाम दे सकते हैं उसको। जो भी हर्बल गांव बनाए या मेडिसिनल गांव बनाए, जो भी बनाए, क्या एक ब्लूप्रिंट बनाया जा सकता है। आप सबका सहयोग जैसे होगा तो हम भी कुछ इसमें इनिशिएटिव लेके इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर हम करें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, और ये जो बिजनेस है 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस है, और जो कि हमारा वेस्ट से बन सकता है। वेस्ट टू वेल्थ के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हम कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, और इसमें हम अपने गांव के पंच सरपंच सबको सहयोग लेके एक इसको बहुत अच्छा कार्य योजना भी बना सकते हैं। सरकार से कुछ सपोर्ट मिले बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, ठीक है। अगर सरकार से बिना कमीशन के कोई से हेल्प मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे मिल रही है कि भैया 10 रुपए मिल रहे हैं उसमें से 5 रुपए दे देना, तो मुझे लगता है फिर तो काम नहीं हो पाएगा इस वाले फील्ड में। अगर सही तरीके से मदद हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो हम अपने ऐसा कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो नहीं किया जा सकता। एक गांव को हम सब मिलके गोद ले सकते हैं, ऐसे हम इनिशिएटिव ले सकते हैं। मेरे दिमाग में है कि हम सब, जैसे कि हमारे भगवान जी ने कोई गांव गोद ले लिया, तो वहां पे एक सुंदर सा ये स्टार्ट करें, या हम सब ने मिलके एक गांव गोद ले लिया वहां से स्टार्ट करें, या एक जंगल से स्टार्ट करें, या एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं से हमें इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है, और इसी से ही बात बनेगी, और इसी से ही एक नया मार्ग खुलेगा। और हम सबको मुझे लगता है किसी भी एक व्यक्ति को ये सुंदर सा विचार क्लिक कर गया तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिसिनल फार्मिंग करो, पौधे बाहर से लेके आओ, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर उसमें बहुत सारी चीजें होगी, है ना। फिर कोई ना कोई केमिकल डाल देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो बात बनेगी नहीं। फिर वो एक्सेस हो जाएगा, फिर वो बोलेगा इसमें भी मार्केट का रेट नहीं मिला, फिर औषधियों के प्रति नेगेटिविटी जाएगी, तो सही नहीं रहेगा। और बाहर बाहर से बीज लेके आए, फिर उसको एमएनसी को फायदा हो ना हो वो बात अलग है। उससे अच्छा यही है कि हर किसी व्यक्ति के पास इसको जानकारी हो जाए, तो हर कोई व्यक्ति इसको बीज को सेव कर ले, तो बीज के भी ऊपर एक मोनोपोली जो बन जाती है वो भी ना बने। जो पावर है डिसेंट्रलाइज रहे, और किसानों के हाथ में कुछ ना कुछ रहे। किसान ऐसा नहीं है कि हमेशा भिखारी बन के किसी एमएनसी के सामने खड़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक गांव में देखा, एक व्यक्ति है जो डीएपी यूरिया के लिए अपनी वाइफ के गहने रख दिए उसने, कि भाई आप मुझे डीएपी यूरिया दे दो, और जब मेरा धान होगा तो मैं छुड़ा लूंगा, और धान
पानी ज्यादा बरस गया, वो धान छुड़ा नहीं पाया, ऐसे ऐसे करके कुछ लोगों को पलायन करना पड़ गया, सिर्फ खाद से, यूरिया से, बीज से। तो ऐसी चीजों में ना फंसाएं और ना हम फंसे, और सुंदर सा सात्विक सा समृद्ध मॉडल खड़ा करें। जो भी हमारे पास आसपास बच्चे हैं उनकी नॉलेज लेके वहीं पे व्यापार करके इन्हीं लोगों से काम करा के अगर हम आगे बढ़े तो हमारे गांव में आर्थिक समृद्धि आ सकती है, हमारे गांव समृद्ध बन सकते हैं, हम सब समृद्ध बन सकते हैं और बहुत सुंदर एक प्रयास कर सकते हैं। तो मेरी बात तो यहाँ पे समाप्त हो गई। समाप्त तो खैर नहीं हुई, लेकिन मेरे को एक विचार रखना था तो मैंने रख दिया। नमस्कार राघव जी। राघव जी जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश से डीडी शर्मा बोल रहा हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र से जी रिटायर्ड हूँ। आपने जो बात रखी जी है जी बहुत अच्छी बात रखी, हर्बल वाली बात हुई। फिर हमारे हिमाचल में एक जैविक वो आपका प्राकृतिक खेती में काफी काम हो रहा है। एक हमारे जी पिंकी जी देवी जी है, वो हर्बल चाय बनाती है। हर्बल चाय जी जो है वो बहुत जगह दी गई, और जैसे बड़े आईसीआर के कोई फंक्शन हुए, किसी किसान मेला हुआ, तो उसमें बड़ा हम्म प्रदर्शन हुआ। ये आपने बहुत अच्छी की हम्म बात कही कि जो अक्कर करा है वो एक औषधि है। आप हमें पूरा अपना परिचय दे दें कि आप कौन सी संस्थान से हैं, क्या करते हैं, और कौन सा एनजीओ चलाते हैं या जॉब है। जी आदरणीय, बहुत अच्छा प्रश्न है आदरणीय। मेरा नाम दीपक एस राघव है और मैं मूलतः, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश से है, जिला बुलंदशहर से है, और मेरा पलायन हुआ। मुझे पता नहीं था कि पलायन इतनी बड़ी समस्या है। जब मेरी उम्र करीबन 7 साल की थी तब मेरा पलायन हुआ। तब हम दिल्ली में आए और दिल्ली में पहले ग्रैंडफादर जॉब करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद हमारे पिताजी आए, पिताजी ने कॉर्पोरेट में जॉब की, फिर हमारे को भी कॉर्पोरेट में धकेल दिया। गांव में कुछ नहीं रखा, गांव में जाने नहीं दिया, गांव से थोड़ा दूर रखा। और हमारी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई, मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया, फिर मास्टर इन सोशल वर्क किया। लेकिन हुआ क्या, पिताजी ने कितना भी बचाया हुआ, हमने राजीव दीक्षित भाई को सुन लिया। और जब हमने राजीव दीक्षित जी को सुन लिया तो हमने सोच लिया, प्रण ले लिया, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें तो अब गांव में ही काम करना है, किसानी में ही काम करना है, खेती में ही काम करना है। हमारे पिताजी की कृपा से सब जो भी हमने शिक्षा की, हमारे को देश विदेशों का दौरा करने को मिला, बिजनेस करने को मिला, बहुत सारे स्टार्टअप किए, भारत में आके स्टार्टअप किए। उसके बाद एक समय ऐसा आ गया कि हमारा मन नहीं लगा और हम बिल्कुल सब चीज़ों से अलग हो गए। भारत के में एक अच्छा स्टार्टअप है हमारा जो हमने किया, जो उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है आज की डेट में, उसको भी हमने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मतलब जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, वेस्ट को छोड़ देते, ऐसे छोड़ देते। और हमने प्रण ले लिया, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए और हम कुछ भी करें लेकिन हम राजीव भाई के विचारों पे ही काम करेंगे। फिर उनकी कृपा से हमें सुभाष पालेकर जी के दर्शन हुए, पद्म श्री श्री सुभाष पालेकर जी के दर्शन हुए। हमने अपना चरण उनके, क्योंकि हमारे को ऐसी कोई महानुभाव मिले नहीं जिनका हम आशीर्वाद लेके आगे बढ़ सकें। और जब से लेके अब तक हम उनके चरणों में हैं और उनसे हमेशा सीखते रहते हैं, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सब और भी लोग हैं जहाँ से हम सीखते हैं, करीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन उसमें विशेष 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 योगदान जो है वो पद्म श्री श्री सुभाष पालेकर जी का है। तो ये जो दो महान भाव हैं, इनसे हमें बहुत शक्ति मिलती है। एक व्यक्ति है नहीं और एक व्यक्ति अभी हमारी नज़रों के सामने है। और ये जान के मुझे बहुत हर्ष होता है कि उन्होंने भी मुझे अपना बच्चा मान लिया किसी भी तरीके से। और जब भी दिल्ली में आते हैं और तो बहुत प्यार मिलता है उनका। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो बहुत प्यार मिलता है उनका मेरे को। तो मेरे को एक दादा, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा तो मेरे को एक कमी रहती थी, दादाजी का प्यार नहीं मिला मिला मुझे। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, तो मैं उसके लिए भी उनको उनको बहुत कृतज्ञ हूँ। और कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए भी मिल रहा है, आनंद भी आ रहा है। और हर दिन कुछ ना कुछ नई नई चीजें हम करते जा रहे हैं। तो ये मेरा परिचय है। और एक संस्था है स्ट्रगल फॉर चेंज। स्ट्रगल फॉर चेंज का निर्माण हमने 2014 में किया था। और उसका प्रयास ये था कि हम परिवर्तन के लिए संघर्ष, कि कैसे परिवर्तन करें, जो भी जानकारी है हमारे को जानकारी मिले, समाज में परिवर्तन आए, माइग्रेशन रुके। और हमारा जो 5 चीजों पे हम काम करते हैं, जिसका नाम है जल, जंगल, जमीन, जल और जानवर। पूरे देश में यही हमारा कार्य चल रहा है।
यही हम प्रयास कर रहे हैं। बस यही आदरणीय छोटा सा मेरा परिचय। धन्यवाद आपका। मैं बीच में ऐसे ही बोल पड़ा क्योंकि सदन की कार्रवाई कोई और कर दिया। बहुत अच्छा लगा, आपने ये अपना बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब आप काम कर रहे हैं तो आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और आगे कैसे जुड़ सकते हैं? सेकेंडली ये चीजें हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म से दुनिया भाग जाती है। फिर वहीं का वहीं जो एक वो दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। अब आपने कहा अकर करा, अगर इसके ऊपर काम हो यही बहुत है हमारे लिए। सेकेंडली आपने कहा कि हर्बल जो आपकी मेडिसिन है, हमारी औषधीय पौधे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं, तो सही कहा आपने। किसी को भी हम उसको खरपतवार जान के हम उसको हटा देते हैं, बस अपनी फसलें उगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने कहा कि बुजुर्गों को इकट्ठा करें, उनके लिए रोजगार का साधन अपनाएं और बच्चे जो है उसमें मार्केटिंग करें। सबसे बड़ा सवाल तो मार्केटिंग का है जनाब। अब हर्बल लाइफ आपने सुना होगा, करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है कि अपनी स्वास्थ्य बनाए, अपना वजन कम करे। आपने सुना है हर्बल लाइफ के बारे में सर क्या? आदरणीय, इसमें सुना है? हमने सुना है हर्बल लाइफ, और हमने इसमें काम भी किया है, मेरे प्रोडक्ट को टेस्ट भी किया है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आती है, जब तक आपके पास फाइनेंशियल मॉडल नहीं होगा तब तक आपका कितना भी अच्छा काम कर ले पृथ्वी का सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। जैसे सब लोग गाय की बात करते हैं, मैं गाय की बात कम करता हूँ, पहले पैसे की बात करता हूँ, फाइनेंस की बात, कि भाई पैसा जिससे जिंदगी चल रही है लोगों की। क्योंकि अभी उनको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। पहले उसको ये बताओ कि भैया ऐसा करेंगे, इतना पैसा आपका, इतना पैसा हमारा, इससे इतना पैसा आएगा, ये व्यक्ति इसको लेगा, आपको ये प्रॉफिट होगा। तब तक वो फाइनेंशियल बात नहीं होगी जब तक फाइनेंशियल फायदा नहीं देखेगा। ये मार्केटिंग वाले, हर्बल लाइफ वाले क्या करते हैं, भैया आप बोलो ये डब्बा बिकेगा, आप इतना फायदा होगा, इतने डब्बे बेच दोगे, इतना ये करोगे, आप इतने पैसे बन जाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको मलेशिया का ट्रिप मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो लोगों के जो हो, हमारे जो बच्चे हैं, वो पागलों की तरह उसको लग जाते हैं। कोई बाहर का कोई नहीं खरीद रहा उसको, ना कोई परचेज कर रहा है। लेकिन उन्होंने क्या है, उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाया। भारत में क्या है कि लोग बाग काम भी करना चाहते हैं, काम भी करवाना चाहते हैं, फाइनेंस की कोई बात ही नहीं करता, सबसे लास्ट में फाइनेंस की बात करते हैं। और तो इसका मतलब वो है कि मॉडल 100% फेल है, फेल है, फेल है, वो व्यक्ति सक्सेस ही नहीं हो सकता। कल मेरे से किसी ने कंसल्टेंसी मांगी कि कमर्शियल व्यक्ति थे वो, क्योंकि मैं कमर्शियल व्यक्ति से फिर मैं कमर्शियली बात करता हूँ। उन्होंने कहा दीपक जी मेरे को एक मॉडल डिजाइन करना है और इस तरह का कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट करना है। मैंने कहा सर आपको करने से पहले तो मेरे से ये पूछना चाहिए था कि आप आने जाने की फीस क्या होगी। आपने तो गलत ही क्वेश्चन कर दिया मॉडल डिजाइन करने का। वो तो आपको पता ही है, पिछले एक डेढ़ साल से आपको पहले फाइनेंशियल मॉडल बनाना चाहिए था मेरे लिए, कि आपका क्या होगा, क्या शेयरिंग रहेगी, वो रहेगा। मैंने कहा ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दूसरों के लिए भी कह रहा हूँ, दूसरे बिजनेस पार्टनर के लिए भी कह रहा हूँ, कि जब तक आप बिजनेस का फाइनेंशियल मॉडल नहीं बनाएंगे, और जिससे कि ऐसा मॉडल नहीं बनेगा जिससे कि हर किसी को फायदा हो। क्यों कोऑपरेटिव बहुत सारे सक्सेस हुए और क्यों कोऑपरेटिव सारे फेल हो गए? इसीलिए फेल हो गए क्योंकि हमें इस पे भी डिस्कशन करना पड़ेगा जब हम बिजनेस की बारी करते हैं, कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन सा मॉडल है जिससे कि सभी लोग मिलकर काम करें, सभी आगे बढ़ें, और किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो और किसी का भी वो क्लैश ना हो। ऐसा कौन सा मॉडल है? क्या वो कोऑपरेटिव मॉडल है, क्या वो कि ट्रस्ट का है, सोसाइटी का है, एंटरप्राइजेस का है, एमएसएमई का है, किसका मॉडल है? तब तक हम इस पे स्टडी नहीं करेंगे, तब तक चीजें बात नहीं हो पाएगी। तब फिर समझ में आएगा कि भाई दूसरे कंपनियों ने बनाया तो कैसे बनाया, एमएलएम का मॉडल क्या है, एमएलएम कैसे काम करता है, क्या वो हमें सूट करेगा, नहीं करेगा। तो हमारी जो सोच है उसके साथ कोऑपरेटिव मॉडल सूट करेगा। अच्छा कोऑपरेटिव मॉडल सूट करेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो किसी कोऑपरेटिव मॉडल के एक्सपर्ट को लेके आते हैं, उसको लेके आएंगे, वो कोऑपरेटिव मॉडल बनाएगा, सारी चीजों को डिफाइन करेगा, सबके काम डिफाइन करेगा, सबकी जिम्मेदारियां तय होगी, सबको पैसा आएगा, किसान से लेके सबको पैसा आएगा, तब जाके ये मॉडल सक्सेस होगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हर कोई व्यक्ति हर कुछ करना चाहता है, लेकिन जब वहां पे फाइनेंस की कोई बात ही नहीं होती, और जहां फाइनेंस की बात नहीं होती वो फेल हो जाता है और एमएनसी आगे निकल जाती है। एमएनसी और हमें क्या अंतर है? पहले एमएनसी सिर्फ बात ही फाइनेंस से स्टार्ट करती है, वो कुछ कहती नहीं है इधर उधर, ये होगा वो होगा, नहीं। पहले बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस जो मुद्दा है उसकी आपको बात ही करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। लेकिन जब फाइनेंस की बारीकी में जाएंगे तो वो भी बता हवा हवा है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट पे जो सिचुएशन चल रही है वो तो हमें देखना पड़ेगा। चलो बाद में सीबीडीसी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्रिप्टो आ जाएगा, बट एवर जो भी आएगा नहीं आएगा उसकी बात नहीं है। लेकिन हमारे को इसके बारे में
सोचना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, और पहले इस फाइनेंस को रख के फिर दूसरी स्ट्रेटजी को बाद में ही प्लान करना पड़ेगा। तब जाके हमारा 100% मॉडल सही होगा। अगर हम कोई संस्था हमारे साथ आएगी, कोई व्यक्ति हमारे साथ आएगा, उसका क्या काम रहेगा, उसका क्या फाइनेंशियल वो रहेगी, ठीक है, वो फाइनेंस जो रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से होगा, तो वो भी बता सकते हैं कि अभी हम नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम होगा तो ऐसा ऐसा होगा, तो भी कोई व्यक्ति मतलब जुड़ के काम कर सकता है। जब उसे दिखेगा कि यहाँ तो सिर्फ सामाजिक कार्य करता है, वहां पे मेरा जाके लॉस ही होना है, या आगे के लिए भी कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। या तो उसमें फ्यूचर देखना चाहिए कि अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले समय में 3-4 साल में फ्यूचर है, और आप अपना ये बैठ जो काम है कहीं भी बैठ के भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और बात भी बन जाएगी, तो हर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, और लोग एक्सपर्टों की भीड़ भी लगेगी और बहुत बड़ी मात्रा में काम भी होगा। तो हमें इसमें सभी तरह के लोगों की आवश्यकता होगी, और मार्केटिंग सेल्स वाले जो कर रहे हैं ना, उसमें हमारे ही बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, पुलिस फोर्स में बच्चे आपके ही है, देश को चलाने वाले बच्चे आप ही है, किसान का ही बेटा जवान है और किसान का ही बेटा सीए है। तो जितने भी सब लोग बैठे हैं ना सिस्टम में, जो कहते हैं कि नहीं होता, या हर्बा लाइफ में काम कर रहे हैं, या चाहे BMW में काम कर रहे हैं, या गूगल में काम कर रहे हैं, वो किसान के ही बच्चे हैं। और वो वहां पे क्यों गए? क्योंकि हमने उनको कोई मॉडल नहीं दिया, हमारी सरकार ने उनको कोई मॉडल नहीं दिया, हमारे साइंटिस्टों ने कोई मॉडल नहीं दिया। अगर मैं अपने गांव के लोगों से पूछ लूं, आपने केवीके का नाम सुना है, कृषि विज्ञान केंद्र का? वो कहेंगे वो क्या होता है, ये किसका नाम है, गाड़ी का नाम है, बंदर का नाम है, किसका नाम है? उन्होंने केवी के नाम नहीं सुना 2025 तक, बताइए। तो कृषि की मतलब ये हालत है। तो जब तक हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक इसका एक अच्छा मॉडल नहीं बनाएंगे, तब तक चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो मेरी बात समाप्ति, मुझे ये लगता आप है बिल्कुल सही कही। जी, बहुत दीपक जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये सदन को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, जो सदन के हमारे रेगुलर हमारे सदस्य है, काफी बहुत अच्छे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत ऊर्जावान है, और ये जुड़े हैं, लेकिन समस्या एक आ रही है कि जब भी हम इस त्योहार में किसी युवा वर्ग को जोड़ते हैं, वो 4-5 दिन में यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो देखता है कि हम आपको हमने बुलाया, आज चीफ गेस्ट बन के आए हैं, लेकिन क्या आगे भी आप इससे जुड़ेंगे? इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हम जो है कई तरफ हम मुड़ गए हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य योगा और आहार है। काफी लोगों ने यहाँ पर आए, काफी लोग गए, लेकिन फिर हम वही 30-35 लोग वही बैठ जाते हैं आके। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे से इस योगाहार से जुड़ने के बाद कुछ प्रैक्टिकली फील्ड में आए, जिससे कि हम आप जो कह रहे हैं इस मॉडल को हम प्रैक्टिकल रूप देना चाहते हैं। आपने अकरकरा की बात की, पहाड़ी जड़ी बूटियों की बात की। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने गेन किया है। आपके जो आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने देश विदेश में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। आपकी जो अभी वर्तमान में जो हमारे सुभाष पालेकर जी है, उनका जो प्रभाव है वो कितने % पड़ रहा है, मैं ये आपके जानना चाहता हूँ। आप एक प्रैक्टिकल मॉडल हमें बताएं, जिससे कि हम सच्चाई में गांव के लोगों को कुछ कर सकें। मैं ज्यादा बोल गया हूँ, इसके लिए धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय श्री दादू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो अपना प्रश्न रखें। भैया, सर ने जो पूछा उसके जवाब हो जाए, फिर अपन पूछ लेंगे। सर ने जो कहा नहीं मॉडल के संबंध में, तो हमारे मुख्य अतिथि जी उनका जवाब दे दें, फिर अपन बात करें जी। देखो जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हम एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल कर सकते हैं। हमारे 35 लोगों में से एक जो व्यक्ति है, ये 1 या 2 व्यक्ति है, उनका चुनाव करेंगे, उनकी जमीन का चुनाव करेंगे। योग और आहार की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। कमर्शियल मॉडल के हिसाब से कुछ लोग थोड़े नाराज भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति है विश्वरूप राय चौधरी, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया 3 स्टेप डाइट का। अब 3 स्टेप डाइट का जो कंसेप्ट दिया है, जैसे वो बोलते हैं कि 3 दिन में 7 दिन में अगर कोई ये डाइट को लेता है तो काफी ज्यादा डिटॉक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे कितने महानुभाव लोग जुड़े हुए हैं मेरे को पता भी नहीं है। मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि बहुत हो, लेकिन अब मैंने विश्वरूप राय चौधरी का नाम क्यों लिया, क्यों मैंने और किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर कमर्शियल मॉडल खड़ा किया, जिससे कि योगाहार से कितने लोग जुड़े मुझे नहीं पता, लेकिन विश्वरूप राय चौधरी से 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़े।
और आज वो स्विट्जरलैंड इधर उधर भी जाते हैं, तो मतलब हर मिनटों के हिसाब से उनसे लोग जुड़ रहे हैं। और एक समय ऐसा भी हो जाएगा कि कहीं सिस्टम क्रैक ना हो जाए, इतनी तेजी से लोग बग जुड़ रहे हैं। अब उन्होंने क्या मॉडल बनाया कि ये डाइट का मॉडल बनाया। फिर उनका फोन आया, गोविंद प्रसाद शरण जी हैं, एक अच्छे व्यक्ति है दिल्ली में, और उनके माध्यम से एक व्यक्ति हैं सुमित, ग्लोबी न्यूज से नया चैनल चलाते हैं जहाँ पे वो उनके इंटरव्यू देते रहते हैं, और उनके माध्यम से मुझे आया कि विष्णु राज चौधरी जी है, उनको ना गेहूं चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपको गेहूं चल मिल जाएगा, जो भी बंसी गेहूं या जो भी गेहूं चाहिए, और लेकिन केमिकल फ्री चाहिए। उन्होंने ये कहा ठीक है, हम मिल जाएगा। तो हमने देखा 1 किलो गेहूं 200 रुपए का खरीदा लोगों ने, और खूब बिक रहा है। 1 किलो गेहूं 200 रुपए का बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई आप इसको ऐसे करो, इसका ऐसे जूस पियो, ये पियो, बना के पियो। तो उनका जो इंटरेक्शन है, वो जो सिस्टम है, एक इको सिस्टम गाइडेंस का, कंसल्टेंसी का, वो भी चलता रहा। और जब किसी सामान की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको वेंडर को स्पेसिफाई किया और चीजों को एग्जीक्यूट किया। तो अगर यहाँ पे ही अगर हम एक ऐसा मॉडल डिजाइन करें कि भैया जो भी सामान की आवश्यकता होगी योगाहार में, तो अब जैसे योगाहार में क्या होगी, अब डायरी पेन कोई ले सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि कोई डायरी पेन ले ले। क्या किसी के पास डायरी पेन है? जी है। है। ठीक। हाँ, जैसे हमने एक जिम्मेदारी ली कि जब एक व्यक्ति दो तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे, दो तरह के इसमें मॉडल बनेंगे कि जब एक व्यक्ति सुबह मतलब जो सुबह उठता है 4 बजे और रात में 11 बजे सोता है, या 10 बजे सोता है, मान लीजिए 4 बजे उठता है और 10 बजे होता है, तो हमने एक आदमी को क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, उसको योगाहार प्रोजेक्ट वो करेगा। और ब्रांड का नाम भी मान लो कि योगाहार रहेगा। हमने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया योगाहार, उसको रजिस्टर्ड करा दिया, चलो ठीक है, 5,000 रुपए में रजिस्टर्ड हो गया, टीएम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, उसकी एक लिस्टिंग कर दी कि जब कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठेगा, उससे लेके रात के 10 बजे तक उसे क्या क्या आवश्यकता होंगी, जैसे आवश्यकता की सूची बना दी। कॉलगेट है, ब्रश है, नमक है, दलिया है, आटा है, तेल है, मसाले हैं, दोपहर में लस्सी दूध कुछ है, सब्जियां हैं, रात में कुछ कुछ आवश्यक दूध हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, और भैया उसका दी एंड हो गया। चलो जी, एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो गई योगाहार की। अब हमने एक लिस्ट बनाई कि जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, जब उसकी उम्र 6 महीने की होती है और जब उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, तो उसे क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो उसने बताया कि भाई डायपर की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, दूध की, सूखा दूध की, बच्चों के लिए ये दो, उसको औषधियां दो, दवाई दो, मालिश का तेल दो, फलाना दो, बच्चे की माँ को ये खिलाओ, बुजुर्ग को ये खिलाओ, वात पित्त कब्ज के जितने भी छोटे मोटे रोग हो गए परिवार में, उसकी एक हमने लिस्ट बना दी। अब हमने कहा कि हम अब पहले बेबी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अब बेबी प्रोजेक्ट में क्या है, हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। एक तो हमने किया 0 से 60 साल में क्या व्यक्ति को आवश्यकता होती है, इसको लिखते रहिए। और एक हमने एक लिस्ट बनाई कि एक व्यक्ति जो है जब सुबह से लेके 4 बजे उठता है तो 10 बजे तक क्या आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया कि हम पहले क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग की, हर किसी व्यक्ति की जो आवश्यकता है, पहले वो प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे ग्रुप में 35 लोग हैं। 35 लोगों से हमने प्रॉपर्टी लिया कि भैया आज तक जो भी आपकी आवश्यकताएं होती है, वो हमें आवश्यकताओं की एक सूची जारी करेंगे कि क्या क्या सूची जारी होती है। सबने क्या किया, XYZ यहाँ पे है, आदरणीय कल्पना जी हैं, पवन जी हैं, सबने क्या एक सूची जारी की और अपने जो भी यहाँ के एडमिन है उनको जारी कर दी कि भैया मैं जब सुबह 4 बजे से उठता हूँ और रात के 10 बजे तक सोता हूँ, इस तरह की मुझे चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें इतने फल हैं, इतने फ्रूट हैं, इतने सब्जियां हैं, इतनी दवाइयां हैं, इतना तेल है, इतना घी है, इतना मक्के का आटा है, इतना बाजरे का आटा, उन्होंने सूची दे दी। अब क्या है, वो एडमिन के पास सूची आ गई 35 लोगों की। तो 35 लोगों की सूची पहले एक्सेल शीट में बनेगी, जिससे हमें पता पड़े कि वो हर किसी व्यक्ति का एवरेज कितना कितना सामान लग रहा है और उसकी क्या क्या कॉस्टिंग आ रही है। उनसे निकालो, ये कम से कम 15 दिन का एक होमवर्क है कि कितना कितना सामान लग रहा है और हर व्यक्ति का, और कितने रुपए का खर्चा आ रहा है। तो हम निकालेंगे कि अमूमन एक फैमिली का जिसमें 5 लोग रहते हैं, उनका 5,000 रुपये, 3 से 5,000 रुपये खर्चा आ रहा है, और आटा, दाल, चावल, अदरक, धनिया, मिर्च, मसाला ये आ रहा है। अब हमने क्या किया, ठीक है, इन सब चीजों की आवश्यकता हो रही है, तो हमें 35 लोगों के लिए, 50 लोगों के लिए अब ये प्रयास करना है कि जो भी ये सामान जाए वो योगाहार की तरह से जाए। अब हमारे पास क्या डिमांड जनरेटर
हो गई। डिमांड किसने जनरेट की? हमने जनरेट की, स्वयं ने जनरेट की। अब हम इन दो लोगों को इसी दो लोगों को कन्विंस करेंगे कि किसके पास 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ जमीन है। अच्छा, आपने वो मेरे को लिस्ट मेरे को देनी है कि भैया मेरे को खेती मेरे पास ये है और मुझे ये सामान अपनी खेती में उगाना है, क्योंकि मेरे पास 35 फार्मर है, मेरे पास 35 फैमिली हैं जो ये सामान लेने के लिए तैयार हो गए। उसकी तरीके से फिर मैं पर्माकल्चर डिजाइन के हिसाब से, और सुभाष पालेकर जी जो हमारे गुरु जी हैं, पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी, दोनों का मिक्स करते हुए, पर्माकल्चर टेक्निक का उपयोग करते हुए, फूड फॉरेस्ट और जो सुभाष पालेकर कृषि है, सबका मिलन जुलन करते हुए एक मॉडल तैयार होगा, ब्लूप्रिंट तैयार होगा, और वो ब्लूप्रिंट एग्जीक्यूट होगा, और ऐसा ब्लूप्रिंट बनेगा जितनी भी आवश्यकताएं हमारे लोगों को हो रही है वो सभी की सभी वहां से मिल सके। और अगर मान लो किसी ने कहा भाई मुझे तो घी खाना है, तो घी खाना है, तो फिर गाय को भी मतलब हमारे टीम में से कोई पालेगा। ऐसे करके एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो 35 लोगों के साथ एक कोऑपरेटिव मॉडल में सबको वो करते हैं। अब दूसरी बात है, आप तो हमेशा फाइनेंस की बात करते हो, इसमें फाइनेंस की क्या बात होगी? सिंपल सी बात है। अब हम इसमें ये मॉडल रखेंगे कि जो भी 35 लोगों में से हमारा जो भी सामान को प्रमोट करेगा, एक दूसरे को कहीं बाहर प्रमोट करेगा, तो उसको 20% कमीशन मिलेगा। 80% जो बना रहा है उसका, मैन्युफैक्चरर का, 20% सेल्स वाले का प्रमोट करने का। आपने कहा जी हमारे पास ये प्रोडक्ट है, बहुत शुद्ध है, अच्छे हम बनाते हैं, हमारे पास मॉडल खड़ा है, आओ आके देखें। तो हम कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है, सब चीजें यही हो रही हैं। और दूसरी बात, प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता लगाया खुद अचार बनाना है, हमारे बुजुर्ग अचार बनाएंगे। आटा बनाया तो चक्की, जो 4-5 हजार रुपए की चक्की आने लग गई है, जो हाथ से चल सकती है, मशीन से भी चल सकती है धीरे धीरे। मिक्सी, छोटी छोटी मिक्सी है, बहुत इनोवेशन टेक्नोलॉजी आ गई है। छोटे छोटे चीजों को हम टूल्स को लेके आएंगे जिससे वैल्यू एडिशन करेंगे, और ये 35 लोग मिलके ही एक छोटा कोऑपरेटिव बना सकते हैं। और उसके बाद ये 35,000 कब हो जाएंगे और 35 लाख कब हो जाएंगे, जब पता नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैसे का मॉडल क्लियर है कि भैया जो मैन्युफैक्चरर करेगा, जो सारी चीजों करेगा, 80% वो ले जाएगा, जो भी व्यक्ति प्रमोट करेगा वो 20% ले जाएगा। साफ सीधी बात है। उसका एक कार्ड बनेगा, उसका एक आईडी कार्ड बनेगा, उसकी 500 फीस देनी पड़ेगी। जैसे पतंजलि का एक आईडी कार्ड बनता है, जिसको कार्ड को दिखाओ आपको कमीशन मिल जाता है, शायद 5% मिलता है मेरे ख्याल से। एक ऐसा पतंजलि का कुछ कार्ड होता है, मुझे नहीं पता 5% या 2% मिलता है। सबका मेंबर का कार्ड बनेगा। हाँ जी, किसने भेजा? उन्होंने भगवान सिंह जी ने भेजा है, एंट्री हो गई, लो जी सामान लो। उनका कमीशन 5% उनको वैसे मिल गया। अगर वो दूर बैठे हैं, नहीं कहीं भी बैठे, तो 20%। और 20% अगर भगवान जी को पैसे मिलने लग गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि 5,000 लोग तो वही जोड़ देंगे आपके साथ। तो क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मॉडल क्लियर नहीं है ना, मैन्युफैक्चरर को क्या मिलेगा, सेल्स मार्केटिंग वाले को क्या मिलेगा, तो वो प्रमोट नहीं कर रहा। तो ये 35 लोगों में ही कर सकते हैं। तो ये इनको दोनों को पार्ट को डिवाइड करें, एक लिस्ट बनाएं कि आपको कितने कितने चीजों की आवश्यकता है। और सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो हमारी 4 ऋतुएं हैं, जो अभी हेमंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, उसके हिसाब से आपकी क्या क्या डिमांड है, पूरे साल का चार्ट बना के आप हमारे एडमिन साहब को सौंपे, जिससे कि हमें पता पड़े कि हमें किस ऋतु में क्या उगाना है। आपके हिसाब से ही हम उगाएंगे। किसी को एवोकाडो खाना है तो एवोकाडो भी उगा देंगे हम, ठीक है। या तो मतलब आपको कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 15 दिन में अपनी धर्मपत्नी जी के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के, जो किचन की देवी है, जो किचन की महारानी है, जो किचन की मातृशक्ति है, जो किचन नहीं बोलना चाहिए उसको रसोई बोलना चाहिए, जो सर रसोई घर की जो शक्ति है, उनके साथ बैठ के ये कार्य हो पाएगा। और अगर ये कार्य हो पाएगा तो आज जो हमने मीटिंग की है, ये संस्था कब 1,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर देगी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि होता क्या है कि फाइनेंशियल मॉडल कहीं पे क्लियर नहीं होता। अब हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, काम क्या करना है वो क्लियर है, ग्राहक हमारे पास 35 है। और एक व्यक्ति शपथ देगा कि पहले कुछ भी मैं सामान खरीदूंगा तो मैं ये शपथ लेता हूँ कि पहले योगा आहार को करूंगा और फिर उसके बाद दूसरों से खरीदूंगा। और योगा आहार कहेगा कि मैं आपको मार्केट रेट पे दूंगा या तो सस्ते पे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप तो डीएपी यूरिया नहीं लगा रहे ना, आप तो सुभाष पालेकर कृषि से खेती कर रहे हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो आप क्यों इतना ओवर प्राइस करोगे? आप क्यों पालक अगर 10 रुपए किलो मिल रहा है तो आप क्यों 20 रुपए किलो बेचोगे? तो आपको भी मतलब वो नहीं करना है, मतलब जिससे कि किसान केमिकल खाने को मजबूर हो। हम केमिकल फ्री खाना, मतलब जो गौ आधारित मतलब सुभाष पालेकर कृषि से तैयार हुआ अनाज उसी रेट में देंगे जिस रेट में जहर बिक रहा है। अगर हम ये करने में कामयाब हो पाए तो हमारा ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल होगा, अच्छा होगा। और आप जैसे कहेंगे इसको प्रैक्टिकल कीजिए, भैया मैं प्रैक्टिकल जब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे को ये नहीं पता रहेगा कि आने वाले 5 साल में आपको खेत से क्या चाहिए, मैं क्या उगाऊंगा वहां पे।
मैं प्लेट के हिसाब से उगाने वाला व्यक्ति हूँ कि आपकी प्लेट को क्या चाहिए, आपकी टीम को क्या चाहिए। ये नहीं है धान गेहूं किसको चाहिए, आपको थोड़ी ना चाहिए धान गेहूं, तो कॉर्पोरेट को चाहिए, कॉर्पोरेट को चाहिए, उसको उससे दारू बनानी है, उसे समुद्र में फेंकना है, ये करना है, वो करना है, तमाशा करना है। उनके लिए थोड़ी ना मेरे को उगाना है, मुझे तो आपके लिए उगाना है। जिस दिन किसान को ये समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे अपने लिए उगाना है, मुझे अपने थाली के हिसाब से उगाना है, तो ये सब किसानों की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अभी वो दूसरों के लिए उगा रहा है, उसको उगा के कुछ और कर रहा है, उसको उगा के कुछ कर रहा है, तो ये सारी की चीजें भी किसान को समझ में नहीं आएगी। लेकिन एटलीस्ट हमारे यहाँ पे 30-30 साल एक्सपीरियंस टीम में है, वो तो इन सब चीजों को समझ सकते हैं, वो कॉर्पोरेट को भी समझते हैं, पैसे को भी समझते हैं, फाइनेंस को भी समझते हैं, सब चीजों को समझते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो हम जरूर इसमें एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। मेरी बात समाप्त है। जी, बहुत सुंदर आदरणीय दीपक जी, आपने योगाहार का मॉडल किस तरह से बन सकता है, आपने अपने विचार रखे, और मैं इसमें आगे आदरणीय श्री पवन कुमार सर को अपने विचार के लिए मैं मंच पर बुलाती हूँ। आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी, धन्यवाद रंजना जी। आपने मेहरा जी का भी हैंड पहले से रेज था, अगर मेहरा जी अपनी बात करना चाहें तो उनका स्वागत है, नहीं तो फिर मैं भी बोल सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। आप कर लीजिए, आपको कहीं जाना होता है, हम तो जी 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 जी, धन्यवाद मेहरा जी। मैं अभी ट्रैवल ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज की चर्चाएं बहुत ही अच्छी लगी। और मेरे भी हमने योगाहार में इस विषय पर पहले भी बातचीत की थी। मैंने भी अपेक्षा की थी कि हमारे जो लोग आपस में एक दूसरे के नजदीक हैं, अगर वो अपने सामान को सामूहिक रूप से एक मॉल बनाएं, अपना एक मार्केट बनाएं और वहां पर उसका विक्रय करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। नर्मदापुरम के ऊपर हमने अपेक्षा रखी थी कि वहां पर, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं और इस विचारधारा से प्रेरित हैं, तो वो अपना कार्य कुछ सफलतापूर्वक आने वाले दिनों पर करें और उसका लाभ हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो कि दूर हैं, कई 100 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी ऐसा मिले। तो निश्चित रूप से ये मॉडल बहुत अच्छा रहेगा। आज जो बात कही हमारे राघव जी ने, उनकी बातों से मैं काफी हद तक के सहमत हूँ। और ये लगता है कि हर एक जगह पर हमें अपनी इस मॉडल की, उसकी वित्तीय व्यवस्था के ऊपर, उसके प्रबंधन व्यवस्था के ऊपर बहुत गंभीरता पूर्वक हमें सोचना चाहिए। जो भी मॉडल कहीं पर भी लागू हो, जो भी विचार कहीं पर लागू हो, जब तक के उसके ऊपर बहुत गहनता से नहीं सोचा जाएगा, तब तक के बहुत सारी असफलताओं की कहानियां भी हमारे बीच में हमने देख रखी है। जो कि अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग असफलता की बात है। मैं शुरुआत इस चीज से करता हूँ कि जो उन्होंने वेस्ट से अपने चीजों बनाने के ऊपर बात रखी, मैं जरा लेट जुड़ा लेकिन इसलिए मैं पूरा नहीं सुन पाया। लेकिन मैंने ये देखा है, हमने इस मंच में भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जो चीजें हमें कुछ काम की नहीं लगती थी, उससे उन्होंने वेस्ट से कुछ अच्छे उत्पाद बनाने का प्रयास किया, उसको एंटरप्राइज के रूप में उसको आगे लिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उदाहरण के लिए उत्तराखंड की जो पिरूल है, जो पाइन नीडल्स हैं, उससे उन्होंने बड़ी सुंदर से कलाकृतियां बनाई और कई सारे 2-3 लड़कियां, महिलाएं जो उसमें काम कर रही थी, उन्होंने अपने विचार इस मंच के माध्यम से रखे। और फिर मैं जब इसको उनके साथ हमारी वार्ता हो गई, मैं एक दिन किसी उसमें गया था, अ, कार्यशाला थी या एग्जीबिशन थी, तो हमने देखा कि वो पाइन नीडल से एक जो व्यवसायी हैं, छोटे स्तर के गांव स्तर के व्यवसायी, वो चाय भी बना रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जी, जो चीज हमने नहीं सोची थी, वो भी इस व्यवसायी ने सोच के कम से कम इसको, विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। कितना सफल हो पाया, फाइनेंशियल कितना हो पाया उसका, मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मुझे भी अभी उसका क्लैरिटी नहीं है। लेकिन विचार बहुत बढ़िया है कि हम हमारे इसमें कृषि क्षेत्र में कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। हर चीज का किसी ना किसी रूप में उसको साइकिल रिसाइकिल किया जा सकता है। बस उसकी तकनीक हमारी सही होना चाहिए और उसका मॉडल हमारा सही रूप में सामने निकल के आना चाहिए। तो ये चीजों को हमारे सब लोग कोशिश करते रहें और इसमें निश्चित रूप से सरकार भी और कई सारी संस्थाएं भी इस चीज की तरफ वो ज्यादा केंद्रित हो गई हैं, उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। तो कोई भी रॉ मटेरियल वो वेस्ट के रूप में दिख रहा है,
उसका कोई ना कोई उपयोग किसी ना किसी रूप में वो जरूर आ रहा है। और जो हम वीड की बात कर रहे हैं, वीड भी एक अभी तक के हम इसको मारने का प्रयास करते थे केमिकल डाल के, लेकिन जहां पर इसकी उपयोगिता और उसके अंदर क्या है, जब इसके बारे में क्लैरिटी आ गई है तो उसका भी कहीं ना कहीं उपयोगी वो चीज हो गई है। और उसके आधार पर भी एक उद्यम के रूप में, एक छोटे उद्यम के रूप में उसका कार्य हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में भी और विदेशों में भी उपलब्ध है। अब मैं दूसरी जो चीज आई है जिसका मैं इसको बहुत गहराई से मैंने इसको देखा, समझने का प्रयास किया है। मैंने किया तो नहीं है, लेकिन उसको समझने का प्रयास मैंने जरूर किया है। मेरी नजर में कुछ एक व्यक्ति ऐसे हैं आपके मध्य प्रदेश में ही, जो कि इस तरह की कार्यशालाएं करते हैं कि हमारे गांव में जो समूह है, महिलाएं हैं और जो छोटे किसान हैं और जो लोग उस गांव की के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हैं, उनका अध्ययन, उनके द्वारा एक अध्ययन किया जाता है, उनके द्वारा एक कार्यशाला की जाती है। शायद वो 3-4 दिन की कार्यशाला करते हैं ऐसे चुनिंदा व्यक्तियों के साथ, जो कि इस चीज में विश्वास रखते हैं कि हम अपना आकलन स्वयं करें। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जब भी ऐसा मौका लगे तो हमारे कोई ना कोई समूह, हमारे लोग इस चीज में आगे बढ़े। और हाँ, तो उनकी जो प्रक्रिया थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो राघव जी भी शायद उसी चीज को करते होंगे। उन्होंने योगाहार के लिए उस चीज को उन्होंने मेरे ख्याल से एक ट्विस्ट करने का प्रयास किया है कि योगाहार में ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे जो जानकारी है वो व्यक्तियों के साथ मेरी बातचीत हुई है। आने वाले दिनों पर मैं उनको सोच रहा था कि एक दिन मैं बुलाऊंगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के वो व्यक्ति भी यही करते हैं, एक गांव समुदाय को जहां से मांग आती है, ऐसा नहीं कि किसी के पास भी चले गए, जहां से लोगों ने आपस में थोड़ा सा मनन चिंतन कर लिया है और उन्होंने मांग अपनी रखी कि हमारे गांव में कौन कौन से संसाधनों का उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं, सवेरे उठने से लेके रात सोने तक के, कौन सी चीजों का हमारा डेली उपयोग है, कौन सी चीजों का उपयोग हमारा कभी कभी होता है, कौन सी चीजों का हमारा उपयोग हम सजावट के लिए करते हैं उदाहरण के लिए, या कौन सी चीजों का हम है जो कि बाजार में बिकती है, हमारे स्थानीय बाजार में क्या क्या चीजें बिक रही हैं और ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो जब उन्होंने इस चीज का आकलन किया और फिर उसको देखा कि आकलन करके, अच्छा हमारे वहाँ जो झाड़ू होता है जो उपयोग में लाते हैं, वो हमारे गांव में करीब 500 झाड़ू साल भर में खपत होती है। 500 झाड़ू को अगर मैं 60 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये इतने रुपए का व्यवसाय केवल झाड़ू की वजह से होता है। जस्ट मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। इसी तरह से उन्होंने दूसरी चीजों के बारे में कहा। उस तरह से जो भी उपयोग करने वाली जो चीजें हैं उसकी एक लिस्ट बनाई। तो जहां तक कि पिछली उनकी कार्यशाला की रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा हमारे गांव के लोगों ने 130 ऐसे चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उसके अध्ययन किया और उसको समझा और उसका मूल्यांकन करके हमारे गांव की जो चीजों को हम खरीदारी करते हैं वो इतने करोड़ रुपए का हमारा यहाँ पर व्यवसाय के रूप में सामने निकल गया। तो जब ये ऐसा हो गया तो उसने कहा कि अब ये 130 में से ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो कि हम स्वयं कर सकते हैं या जिसके बारे में हमें जानकारी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानकार रखते हैं, या गांव के कौन से ऐसे लोग हैं जो उस व्यवसाय करते हैं या उसके बारे में उनकी स्किल है, नॉलेज है, वो करते आ रहे हैं या जो भी है। उन्होंने कहा ऐसे हमारे पास 15 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे वहां स्किल है और हम इसको खुद कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह आकलन निकला कि 50 ऐसी चीजें और हैं जिसमें अगर हमें मशीन मिल जाए, थोड़ा सा ये हो जाए, तो और भी चीजें वित्त मिल जाए तो हम इन चीजों को भी कर सकते हैं। तो अब ये जब ये चीजें सामने निकल के आई हैं तो 50 में से अब फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया। उन्होंने पाया इसमें से भी अब 15 चीजों को तो हम शुरुआत में ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। तो और धीरे धीरे जो 130 में से पूरे तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि 50, 60, 70 चीजों को हम स्वयं अपने गांव में पैदा करके अपने गांव वालों को दे सकते हैं। और जो 16 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है करोड़ों रुपए में, उसमें से 3-4 करोड़ रुपए का तो या 5 करोड़ का तो हम व्यवसाय खुद जनरेट करके अपने गांव को ही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने देखिए बहुत संक्षेप में
उसका एक सारांश निकाल करके सबके सामने रखने का प्रयास किया। और मुझे आशा है कि इस चीज पर अगर हमारे साथी योगाहर के साथी विचार मनन करते हैं और इस तरह की कार्यशाला में डॉक्टर घोष जो भोपाल में अभी स्थित हैं, उनको अगर आप अपने वहां पर बुलाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, गांव के अन्य लोगों के साथ भी इस चीज पर बातचीत करते हुए आप विचार करेंगे, तो किसी न किसी एक गांव का तो हम अर्थव्यवस्था को एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाने का की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और भी अन्य गांव पर जहां जहां पर लोग तैयार हैं, जहां पर एक 15% लोग भी अगर गांव के इस चीज को समझ लेते हैं और अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं, ऐसा करते हुए ये जो मॉडल हमारे राघव जी ने दिया है और जो मॉडल को कुछ गांव के लोग अब करना शुरू कर गए हैं, और निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। और उस तरह से हम जो चीजें हैं, जो पलायन की बात कही है उन्होंने, पलायन का दुख या दर्द उन्होंने महसूस किया, मैंने भी महसूस किया है। तो इस पलायन के दर्द को हम तो हमारे हमने तो दर्द दुख देख लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लोग को ये दुख दर्द कम जगह देखने को मिले और वो आत्मनिर्भरता से रहते हुए खुशी के साथ एक दूसरे को करें। इसके लिए हमारे जो समाज की भी जो व्यवस्था है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी वर्तमान में जो स्थिति आपने कही आज के मुख्य वक्ता ने, कि हमारा समाज को जितना ज्यादा विघटन करने का प्रयास किया जा रहा है विभिन्न तरीकों से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे धर्म के रूप में, चाहे जाति के रूप में, तो ये सबसे बड़ा खतरा है जो कि आपको आगे चलने के लिए मतलब आपके पैरों में, आप चलना चाह रहे हैं लेकिन आपके पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, आप इसको आगे नहीं चल पा रहे हैं। आप कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन धर्म आ जा रहा है, जाति आ जा रही है, अन्य चीजें आ जा रही है, तो आपको आगे चलने की आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी? तो इसका भी आकलन मेरे ख्याल से होना बहुत जरूरी है। और अभी ऐसी यात्राएं चल रही हैं हमारे, मैं अभी देख रहा था कि ये जो अभी एक यात्रा चल रही थी कि कोई जाति नहीं रहे, कोई धर्म मतलब इस तरह से रहे, मतलब ये जो खाइयां बन गई हैं, ये इनको काटने का प्रयास धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। मैं उनकी यात्रा को अभी फॉलो कर रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि वहां पर किस तरह के लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ये रिस्पॉन्स दिखावे के लिए है या वाकई ऐसा हो रहा है, अभी ये प्रश्न है। लेकिन फिर भी कोई एक प्रयास तो हो ही रहा है। तो इसको आर्थिक रूप से भी हमें अपने चीजों का आकलन करते हुए, सामाजिक रूप से आकलन करते हुए, और एक इंसान होने के नाते अगर हम अपने कार्यों को इस प्रकार से अच्छी तरह से करने का संकल्प लेते हैं, वही संकल्प जो अभी मैंने अपनी यात्रा के मेरे जीवन की यात्रा के कुछ चीजें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, कि हम गांव के लोगों को उनकी मान्यताओं के आधार पर, उनकी बिलीव्स के आधार पर उनको संगठित करें, आर्थिक रूप से उनको ये पक्ष जरूर दिखाएं कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए और एक दूसरे के परस्पर सहयोग से, चाहे वो जाति कोई भी हो, और इस चीज को भी, खाई को कम करने का प्रयास अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रोग्रेस होगी और हम एक अच्छा मॉडल बना करके इस समाज को, इस दुनिया को, जो हमारे यहाँ पर दुनिया में आने का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करने के लिए हम अपना योगदान कुछ कर सकते हैं। तो मेरी ये कुछ अनुभव हैं, मेरे कुछ अपने विचार हैं। मेरा अनुरोध ये भी रहेगा राघव जी से कि इस विचार के ऊपर आप भी अपनी बात रखें, और उसके बाद फिर, हालांकि समय हो गया लेकिन हम अपनी बातों को आगे कर सकते हैं। राघव जी, आपसे अनुरोध है। नमस्कार। ओम, धन्यवाद। आदरणीय राघव जी। जी जी। आदरणीय हमारे परम पूज्य भाई जी ने बहुत अच्छा और सुंदर विचार रखा। मुझे लगता है कि चर्चाएं बहुत हो गई है, अब हमें इसके ऊपर बेबी स्टेप उठाना चाहिए। और एक बेबी स्टेप अगर आप सब मेरे को अनुमति दें तो आज ही उठाया जा सकता है, क्योंकि कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर सो अब। अगर सभी का सहयोग होता है तो हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस युवा की ऊर्जा का सदुपयोग हो सच में, और हम चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा का एक निष्कर्ष भी निकले, कहीं हम पहुंचे भी, तो मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी ये योगाहार ग्रुप बना हुआ है, उसमें सभी अपना प्रोफाइल भेजे कि कौन किस व्यक्ति का कितना जीवन का किस कार्य में अनुभव है।
जिससे कि हमें ये पता पड़े कि हमारे आसपास पड़ोस में जो भी महानुभाव, जो भी हमारी आत्मा रह रही है, कौन इसमें हड्डी विशेषज्ञ है, कौन उसमें भोजन का विशेषज्ञ है, कौन उसमें योग ध्यान का विशेषज्ञ है, जिसके आधार पर हमारे को ये पता रहे कि ये 35 लोगों की टीम मिलकर क्या कर सकती है। और अगर ये मुझे जानकारी हो गई तो मैं पूरा प्रयास कर पाऊंगा कि योग आहार मतलब कल की डेट से ही एक ब्रांड बन जाए। कल की डेट से क्यों, आज ही एक ब्रांड बन जाए और हम बता सकें कि भाई हम ये लोग हैं, हमारा जो संगठन है, हमारा जो ग्रुप है, ये लोग है, ये समस्याओं को हम समाधान करते हैं, तो बस बात बन जाएगी। और मुझे लगता है ये कार्य आज ही करना चाहिए सभी को। एक कागज पे लिख सकते हैं, फोटो खींच के भेज सकते हैं, कुछ जो मीडिया चलाना जानते हैं या मतलब व्हाट्सएप पे लिखना चाहते हैं तो बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमारे साथ हमारे मातृशक्तियां भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, शायद वो फोन को उतनी अच्छी तरह से ना चला पाए, तो एक रजिस्टर में 1 या 2 पेज पे लिख के भेज सकते हैं कि इन्होंने जीवन में आज तक क्या किया है और उनको किस तरह के अनुभव हैं। तो उन्हीं अनुभवों, उन सब अनुभवों का फायदा लेते हुए हम एक बहुत विशाल कार्य आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चर्चाएं बहुत हो गई, एक्सपीरियंस भी सबने बहुत ले लिया है। आज से अभी से कुछ अब स्टार्ट किया जाए। उसका स्टार्ट करने का तरीका ये है कि जो भी हमारे पास 35 लोग ग्रुप में हैं, तो वो किस कार्य क्षेत्र के हैं, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं और कितनी शक्तियों की आवश्यकता होगी हमें इस कार्य को करने के लिए, जिसका विचार आदरणीय हमारे परम पूज्य भाई कुमार जी। पवन जी ने रखा, आदरणीय भगवान जी ने रखा। तो हम ये देख पाए कि हमारे पास क्या, कितनी शक्ति है, कितनी शक्तियों की आवश्यकता है हमें, कितने एक्सपर्ट की आवश्यकता है, और फिर हम इसको एक डेट निर्धारित करें और काम को एग्जीक्यूट करें। जैसे कि ब्लूप्रिंट बनाना है, फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, ये सब बना के इसको एग्जीक्यूट करें और इसकी एक डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि इतने तारीख को हम ये कार्य को स्टार्ट कर देंगे। जी, मेरी बात समाप्त हुई। जी, मेरा एक कमेंट है राघव जी, मेरा एक सजेशन इसमें है कि इसको और अच्छी तरह से स्ट्रक्चर जी करने गूगल फॉर्म बनवा लीजिए, जिससे ये डेटा जो है ना वो अच्छी तरह से कंपाइल हो जाए और फिर अलग से इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो प्रश्न हैं उनको आप स्पेसिफिकली लिख दीजिए, उसमें सबका डिटेल भी आ जाता है, उनकी लोकेशन आ जाती है, फोन नंबर आ जाता है, ईमेल अगर है उसके बारे में आ जाता है, फोटोग्राफ अगर कोई देना चाहे तो फोटोग्राफ भी आ सकती है। तो ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा कि ऐसा एक फॉर्म बना लिया जाए और फिर जो भी इंटरेस्टेड हैं और इनको आप कंपाइल करके उनकी क्षमताओं के आधार पर उनको आप चिन्हित कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो एक अलग से ग्रुप भी बना सकते हैं, और क्योंकि इसमें तो ग्रुप में सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग प्रतिदिन नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में ये इच्छा हो कि हम भी इस तरह से कुछ काम करें। तो इस तरह से ये जानकारी सबको मिल जाएगी और केवल जो इच्छुक लोग हैं वही गूगल फॉर्म के माध्यम से उनका स्टेटमेंट, उनके जो डेटा है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ये मेरा एक सुझाव है। बहुत सुंदर सुझाव है। गूगल फॉर्म मैं बना दूंगा। इसके लिए मुझे आपकी टीम में से किसी एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी, जिससे कि कुछ कुछ जो प्रश्न होंगे उसके मुझे उत्तर मिल जाएंगे। तो ये गूगल फॉर्म आज बन के डल जाएगा और जब फाइनेंस की बात होगी, जब सबको लगेगा पैसा भी आ रहा है, तो मुझे लगता है जो लोग सोए हुए हैं वो भी जाग जाएंगे, ऐसा है। लेकिन पहले हम प्रयास करेंगे जो जागे लोग हुए हैं उनके साथ काम करें, एक अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें। और जब योगा आर में सक्सेस स्टोरी की आएगी निकल के, तब उनको लगेगा अरे ये तो माधव जी, अरे ये तो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, तो वो स्वयं ही आएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें अपने योगाहार की सक्सेस स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए, अपने अंदर से ही, अपने लोगों के साथ ही। और ये प्रयास आज ही करते हैं हम। किसी भी एक महानुभाव जी से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि मुझे मेरे जो हम ये कार्य करने जा रहे हैं उसमें कुछ अगर हेल्प कर पाए, मैं किसी से बात कर पाऊँ तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, मेरी बात समाप्त हुई। मैं अपना नंबर दे दूँ। बहुत सुंदर। जी 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 आदरणीय। और मैं आज बहुत प्रसन्नता हुई है हम सब योगार टीम को कि जैसे हमारे आदरणीय डीडी शर्मा जी ने प्रश्न उठाया और उसका आज निश्चित समाधान हुआ है, क्योंकि हम 5 वर्षों से लगातार योगाहार कार्यक्रम चला रहे हैं। और अगर निश्चित आज एक योगाहार मॉडल बन जाए तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। और आप ने सच में आज हम आप हमारी मंच पर आकर हमें बिल्कुल प्रसन्न कर दिया है। तो निश्चित सब आज खुश है ऐसे लग रहा है और जोरदार सबके लिए तालियां भी हो रही है। और पवन सर ने भी अपनी बात रखी है
कि कुछ मॉडल ऐसे बनाए आत्मनिर्भरता की और कैसे बढ़े। और आपकी जो बातें हैं आज बहुत सुंदर रही, जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हुआ है। और जैसे कि आपने आज मॉडल किस तरह से बन जाए और पलायन पर भी बात की, और जो हमारे प्रश्न रह गए आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय हरेंद्र जी की प्रश्न है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्लास हम कल कर सकते हैं, अगर आप इसमें सहमति दे तो। जी, आपके क्या विचार है सर? कल कंटिन्यू कर सकते हैं हम, आदरणीय राघव जी? आदरणीय परम पूज्य हमारी माता शक्ति बहन जी, आप मुझे अपना छोटा भाई समझें, छोटा बेटा समझें, मुझे इस बात से बहुत गर्व होगा। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि हम योगाहार मॉडल को इसी महीने, इसी साल एक इतना सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत कर देंगे सभी के सामने कि सभी लोग कहेंगे कि अगर आपको मॉडल देखना है तो योगाहार का मॉडल देखिए। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने यही सीखा, यही किया है। और शायद इसीलिए जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, मेरा नाम जो मेरे माता पिता ने नहीं रखा, मेरे गुरु ने रखा है, तो इसीलिए शायद उन्होंने मेरा नाम दीपक रखा होगा कि भाई दूसरों को उजाला दे सकता है, खुद हो या ना हो वो बात अलग है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम योगार ने जो सपना देखा था उसको शायद पूरा करने के लिए परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मुझे भेजा हो कि जाइए आप इस मॉडल को खड़ा कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को ऊर्जा मिले, सबके जीवन में प्यार, प्रेम, शांति और जिसकी भी आवश्यकता हो रही है वो पूर्ण हो। अब समय आ गया है कि इसको एक बहुत सुंदर मॉडल खड़ा किया जाए, और मैं इसको खड़ा करने के लिए तैयार हूँ आज से, अभी से। और मुझे एक व्यक्ति की, बस एक साथी की जरूरत होगी, जिससे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा मुझे कुछ कुछ जानकारी मिल पाए। तो एक व्यक्ति मुझे पूरे योगाहार में से डेडिकेटेड कर दीजिए, जिससे कि ये आपको कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जी, आपको एक व्यक्ति मिलेगा, और हमारे दिनेश चंद्र सेमवाल जी भाई साहब है, डॉक्टर रोशन लाल जी है, पवन सर है, और भी हमारे साथी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। जी रंजना बहन जी, मैं अपना नाम दे रहा हूँ। आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर। आदरणीय लिंक राघव में जी, नंबर है, तो रोशन लाल भैया लिंक में नंबर है ना हमारे मुख्य वक्ता का? लिंक में, अच्छा लिंक में है, ठीक है। मैं आपको कॉल कर लूंगा सर अभी थोड़ी देर से। कितने, आप कब फ्री होंगे? आदरणीय श्रीमान महोदय जी, मैं योगाहार के लिए सदैव फ्री हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है हम कॉल करेंगे 2 बार, और जितनी भी बात होगी हमारी लिखित में होगी, जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना उस चीज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। हम लिखित में बहुत ज्यादा बात करेंगे, जिससे कि आज हम गूगल फॉर्म बना पाए, जिसमें मुझे योगाहार का लोगो भी चाहिए होगा, एक अच्छा सा फॉर्म भी बनाना है, सबको शेयर भी करना है। और वो जो फॉर्म बनेगा उसका डेटाबेस आदरणीय बहन जी के पास, या आदरणीय जो भी एडमिन है, जो भी योगाहार को चला रहे हैं उनके पास जाए। और जब वो उनके पास डेटा आ जाए, चला जाए, उसके बाद वो डेटा में से हम दोनों मिलके बात कर पाएं कि ये हमारे पास डेटाबेस आया है, अब हमारे को क्या करना है, तो हम उस डेटाबेस के हिसाब से काम कर पाएं। इसीलिए मुझे ये आवश्यकता होगी, और इसको मिलके कार्य जैसा आप करते हैं। कहेंगे, और बस आप बहन जैसा से यही कहेंगे वैसा प्रार्थना है, तैयार। किसी एक, जी जी, मेरी प्रार्थना यही है कि किसी भी एक महान बाप को डेडिकेटेड किया जाए, जिनसे मैं मतलब वार्तालाप कर सकूं और चीजों को एग्जीक्यूट कर सकूं। जी डॉक्टर बिल्कुल। साहब है, डॉक्टर संजय राउत जी। डॉक्टर रोशन डॉक्टर साहब लाल आपसे, रावत जी का नंबर आपको सेंड किया जाएगा, आदरणीय दीपक जी। और ये आज मुझे ऐसे लग रहा है कि आप योगाहार के लिए दीपक बनकर आए हैं, और ये अगर ये दीपक आज ही ऐसी उजाले की तरफ लेकर जाएंगे तो निश्चित ये योगाहार चमकेगा, और इसकी रोशनी और आगे बढ़ेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। और इसी तरह मुझे अब हम दीपक जी का अब 8 बजे का ही समय हमारा योगाहार का रहता है, और हम कल कंटिन्यू ये क्लास रखेंगे। और हमारे रमेश चंद्र भाई साहब का और हरेंद्र जी और भी लोगों के मन में आज के इस विषय पर प्रश्न होंगे, वो कल ले सकते हैं। या आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा रोक दिया, आप बताएं। जी जी, कल के लिए ठीक है, अपने समय का हो गया जी है जी। हो जी जी जी, हाँ धन्यवाद। क्योंकि हम पहले आपका हैंड रेस था,
तो धन्यवाद धन्यवाद। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद और आभार के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल भैया आपसे निवेदन करती हूँ। जी धन्यवाद बहन जी। आज के हमारे मुख्य वक्ता जी ने बहुत सुंदर जानकारियां दी, और जानकारियां नहीं है, ये एक विचार है, और विचार से जो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा और एक नई रास्ते की ओर जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारे जो योगाहार परिवार को एक नई लाइन देगा। और इस पे भी मैं समझता हूँ कुछ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ थोड़ा इसमें इस ओर भी बढ़े। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको सपोर्ट करने का जो यथासंभव हमसे बन पड़ेगा, उसके लिए हम आपके साथ रहेंगे और आपसे सीखने का प्रयास करेंगे कि जो आपने देश में विदेश में आपने जो सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है, और उससे जो मॉडल फॉर्मेशन आप करते हैं, उसमें हम आपको सहयोग करने का प्रयास करेंगे। आपका हृदय से अभिनंदन पूरे योगाहार परिवार की ओर से, पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हमारी जबा हजारिका बहन जी ने आसाम से जो योग कराया, उन्होंने बहुत सुंदर योग कराया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन जी। ओम। कल पुनः मिलेंगे 5:30 बजे नए योग शिक्षक और आदरणीय राघव जी के साथ, कल की कक्षा में 5:30 बजे जी। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत